नमस्कार साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी ट्री का सेट 9। ठीक है, यानी कंप्लीट सेट चल रहा है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और बिल्कुल अच्छे अंदाज में चल रहा है और अच्छे लेवल के लिए चल रहा है। जिस लेवल को आप देखना चाह रहे हैं वो सब लेवल इसमें इंक्लूडेड है। क्या आप 6 to 8 के लिए जाना चाह रहे हैं, 9th से 10th लेके के लिए जाना चाह रहे हैं, या 11 12th के लिए जाना चाह रहे हैं, हर लेवल का क्वेश्चन सेट में सेट किया रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं सेट 9 में प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी जिस तरह से बीपीएससी का ट्रेंड है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सेट उसी पैटर्न पे है, उसी आधार पे है, बिल्कुल अलग नहीं है, उसी के सेट पर है, उसी के आधार पे है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके साउंड से है, साउंड। ठीक है, क्या कह रहा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इक्वेशन याद रखिएगा, y बराबर होता है a साइन या a कॉस कर लिखिए ना, y बराबर a कॉस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस फाइव। फेज ये रहता है, कहीं कहीं ये लिखा रहता है a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्चुअली में जो पोजीशन है हमारे पास, एसएचएम का जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है यही होता है। अगर इस तरह से इक्वेशन है तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, एसएचएम का है, क्लास 11th के अंदर साउंड के अंदर पढ़ना रहता है। ठीक है, चलिए तो अब आपके पास पूछ क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट इतना कह रहा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मोशन कहने का मतलब एक्सेलेरेशन का पूछेगा। क्या पूछेगा, एक्सेलेरेशन का पूछेगा। ए तो ए जो होता है माइनस वाई के वैल्यू होता है, यानी पोजीशन का क्या होता है, पोजीशन का इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स होता है। और इसी का एक फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, एक्सेलेरेशन बड़ा होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। जो एक्सेलेरेशन होता है ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आता है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास मोशन के लिए इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, ये हार्मोनिक मोशन तो है हमारे पास, हार्मोनिक है, लेकिन माइनस ओमेगा में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पीरियड का जो पोजीशन देगा वो पीरियड नहीं देगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियोडिक नोट में रहेगा। यहाँ पे एनआईए लिखा गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन है क्या है, वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, या कहीं कहीं लिखा रहता है रियल में इक्वेशन y बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, ये फेज कांस्टेंट है। फाइव क्या है, फेज कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन एक्सप्रेस इन सीजीएस यूनिट ऑफ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, इट विल बी द इक्वल टू, यानी मतलब 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर स्क्वायर बड़ा कितना, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। क्या आपका यंग मॉडुलस का वैल्यू दे रखा है, आपका यंग मॉडुलस को आप एक लैम्डा के रूप में, या इसको एक जो है डाला जाता है, कुछ इस तरह से डाला जाता है। यह है यंग मॉडुलस। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा 1.9 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन ऑब्लिक मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में। तो आपको बता दें सीजीएस यूनिट यानी फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन कहलाता है, यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। कितना, मीटर का जो ऐसा यूनिट है, मीटर का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। यानी सीजीएस का मतलब होता है सेंटी, सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम, एम फॉर सेकेंड, सॉरी सीजीएस है ना, सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। टाइम ऑलवेज सेकेंड में रहता है, चाहे जिसकी भी बात करे, वो एमकेएस की बात करे, सीजीएस की बात करे, या एफपीएस की बात करे। राइट, चलिए तो कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जैसे आपको लिख लीजिए 1.9 इंटू 10 के पावर कितना है, 11 है। न्यूटन के जगह क्या लिखिएगा, डाइन लिखिएगा, तो 10 के पावर 5 डाइन। नीचे आपका क्या है, मीटर स्क्वायर है हमारा, क्या है नीचे हमारा मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 1.9 इंटू 10 के पावर कितना, 11 इंटू 10 के पावर 5 बाई कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा डाइन।
ठीक है, ये इससे काट दीजिएगा तो एक पावर बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.9 इंटू बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 के पावर 2 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सीजीएस भी हो सकता है कि यूनिट कन्वर्ट के लिए दे दे, क्या दे दे, यूनिट कन्वर्ट के लिए दे दे, तो घबराना नहीं है हमको। सारे हम यानी उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाए एग्जाम देने के लिए, उस तरह से तैयार होकर के जाए, क्वेश्चन का दायरा कहीं से भी पूछे, किस तरह से भी पूछे, जैसे भी पूछे, हमें आंसर करना आना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हम इसमें क्वेश्चन में आपको ये देखिए, यूनिट से भी रिलेटेड लेकर के आ गए हैं, डायमेंशन से भी रिलेटेड लेकर के आ गए हैं, क्योंकि डायमेंशन हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन इस बार डायमेंशन से रख दे। चलिए, डायमेंशन कहते क्या है कि किसी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, जैसे सपोज करिए आप जानते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो मीटर को हम लोग कैपिटल में एम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ब्रेथ भी क्या है, तो ब्रेथ को भी किस में मेजर करिएगा, मीटर में, तो ये हमारा कहलाएगा मीटर। यानी लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है किससे होता है, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास आ गया, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कहते हैं एल से, चाहे वो लेंथ की हमारा ब्रेथ भी जाएगा तो लेंथ में कंसीडर जाए, यानी जो भी नापने वाला है, जिसको भी मापा जा सकता है उसको हम लोग लेंथ में कंसीडर करेंगे, चाहे वो हाइट की बात करें, ब्रेथ की बात करें या लेंथ की बात करें, वो हमारा एल में जाएगा, किस में जाएगा, एल में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मास की बात करें, यहाँ एम जो है आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हटा दीजिए, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, उसका डायमेंशनली क्या है, एल है। अगर मास की बात करें तो मास को डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, मास को डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। टाइम को जो है, टाइम को डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, किससे, कैपिटल टी से किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, हाइट हो, सबको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे किया जाएगा, कैपिटल एल से। मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल एम से, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं, इसमें देख लीजिए। तो इसके लिए जो है आपके पास फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या है, वर्क है। वर्क का फॉर्मूला जानते क्या होता है, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। यहाँ फोर्स क्या है, यानी फोर्स है, और एस क्या है, वो डिस्टेंस कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, एक्चुअल में होगा डिस्प्लेसमेंट ही, ठीक है ना। आपके द्वारा बल लगाने पे किसी पार्टिकल में जो डिस्प्लेस होता है, तो जिधर आप फोर्स लगाएंगे उसी के दिशा में क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट करेगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका डायमेंशनली क्या हो जाएगा, देख लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स बराबर होता है एम ए। एम क्या है, मास, ए क्या, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी जानते हैं आप क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। चलिए, अब यहां पे अगर आपको कहेगा डायमेंशनली बताने के लिए तो क्या बताइएगा, यहां वेलोसिटी यहां पे छोड़ दीजिए, अभी आप वेलोसिटी का यहां निकाल लीजिए। ये है डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, एल। ये टाइम है टी, इसके लिए क्या, कैपिटल टी। यानी हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया, क्या आ गया, एल। टी अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पे पावर हो जाएगा -1, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, एल टी -1 आ गया। ठीक उसी, अब एक्सीलरेशन का निकाल लीजिए। एक्सीलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। इसका डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी -1 बाय नीचे क्या, टाइम को कैपिटल में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल टी भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस पहले से 1 है, और ये टी भी माइनस ऊपर में जाएगा तो क्या लेकर आएगा, एल के टी, एल टी -2 हो जाएगा इसका डायमेंशन एक्सीलरेशन का। आई बात समझ में। चलिए, तो अब इसका निकाल दीजिए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम, मास है, एम क्या है, मास है, मास का डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एम। ए का निकाल लिया आप, ए का क्या आया, एल टी -2, एल टी -2। तो अब आका क्या डायमेंशन आ गया, एम एल टी -2, एम एल टी -2। ये फोर्स का निकल के आया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, जो भी मेजरमेंट वाला है आप उसको क्या करिएगा, लेंथ हो या हाइट हो या क्या ब्रीथ हो, जो भी आएगा उसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एक्चुअली में हमारा वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, एफ इंटू एस है। एफ का क्या हो गया, एम एल। एफ का क्या निकला, यहां निकला है एम एल टी के पावर -2, और डिस्टेंस है ये, इसका क्या हो गया, एल। तो देखिए, गुना में अगर बेस सेम होता पावर क्या हो जाता, ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी -2। ये याद रखिएगा, वर्क का
डायमेंशन क्या आया, वर्क का डायमेंशन आया ml2 माइनस टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ ml2 t माइनस टू। और जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है, चाहे जिस एनर्जी की वो बात करे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, फ्रिक्शनल, कुछ भी कहे, XYZ एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी का जो भी होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन ml2 t माइनस टू। ठीक है, चलिए अब टॉर्क का निकाल लीजिए। टॉर्क भी जो होता है ना, जैसे ये निकलता है एक्सिस के, जैसे मान लीजिए 100 हम रोटेट कर रहे हैं तो ये यहाँ एक्सिस फिक्स है। अब यहाँ से यहाँ कुछ डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, तो कुछ डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस है या नहीं है, फोर्स लगा करके। आप एक एग्जांपल ले लीजिए गेट का, किसका एग्जांपल ले लीजिए, गेट का जो खोलते हैं बंद करते हैं तो फोर्स लगाते हैं या नहीं लगाते, तो खोलते हैं तो कुछ एरिया यानी डिस्टेंस कवर होता है, बंद करते तो डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टर होता है। तो ठीक यानी टॉर्क भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क को हम लोग उल्टा जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा जैसे, ये फॉर्मूला होता है F इंटू, इसका भी होता है x, डिस्टेंस पोजिशन लिया जाता है x। चलिए ये भी x पोजीशन है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L होगा। F का हम लोगों ने अभी निकाला, क्या निकाला, ml t माइनस टू। F का डायमेंशन क्या निकाला हम लोगों ने, ml t माइनस टू निकाला। ये है पोजीशन, इसका डायमेंशन क्या आएगा, L आएगा, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m L इंटू एल, एल स्क्वायर, t के पावर माइनस टू, तो इसका भी डायमेंशन क्या आ गया, ml t माइनस टू। यानी ये दोनों का सेम आ रहा, वर्क का भी डायमेंशन ml2 t माइनस टू और टर्क का भी क्या आया ml2 t माइनस टू, राइट। चलिए तो ये तो सेम है हमारा, यहाँ कह रहा सेम नहीं है तो ये सेम है। अब यहाँ पे निकालिए एंगुलर मोमेंटम है और प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम का निकालिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, mvr एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mvr, यानी एक्सिस के अलोंग जो सॉरी सर्कुलर पाथ, एंगुलर पाथ पे जो घूमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लगा हुआ तो मास के साथ यानी प्रोजेक्ट करता है, उसके साथ कोई पार्टिकल कहीं जाएगा तो मास रहेगा, उसका अपना मास हो तो रहेगा ही रहेगा, कुछ स्पीड के साथ भी जाता है, यानी इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगुलर। तो इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, ये है m क्या है, मास है, तो मास को रिप्रेजेंट किससे में करते हम लोग, कैपिटल M में। ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन आपने निकाला, क्या निकाला, LT माइनस वन, क्या निकाला है, LT माइनस वन। ये r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो भी होगा इसमें किस में निकालिएगा, तो ये L में ही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका ml, L इंटू एल, एल स्क्वायर, t माइनस टू, t माइनस वन हो जाएगा, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का हम लोग एंगुलर मोमेंटम को जो है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr। m क्या है, मास है, v क्या वेलोसिटी है, r क्या है, डिस्टेंस है, राइट। चलिए तो इसका ये हमारा निकल गया, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आया, ml2 t माइनस वन। अब निकालना आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। चलिए देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, म्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी बाय म्यू फ्रीक्वेंसी है। डायमेंशन निकाल लीजिए h, एनर्जी कुछ भी होगा, कोई भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशन है ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू रख दीजिए यहाँ पे, ml2 t माइनस टू। यहाँ आपका क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है t माइनस वन होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए तो ये t है हमारा, t है पर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिख लीजिए ml2 t माइनस टू, ये ऊपर वाला है, इनटू t नीचे से ऊपर जाएगा तो जो पावर है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस वन हो जाएगा। अब बताइए ml, देखिए ml हमारा तो ml2 इधर तो इंटू में l नहीं है, t के पावर माइनस टू इंटू टी कितना हो जाएगा, t के पावर माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t के पावर माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम का कितना आया था, एंगुलर मोमेंटम का भी आया था ml2 t माइनस वन, और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी कितना आया, ml2 t माइनस वन। तो यानी दोनों सेम है, ये भी सेम है आपका। चलिए यानी ये दोनों का सेम निकल के आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, इसको निकाल लीजिए, सरफेस एंड टेंशन। अगला को चेक कर लेते हैं, इंपल्स। चलिए टेंशन जाने, टेंशन जो है एक तरह का फोर्स ही है। टेंशन क्या है, टेंशन है एक तरह का फोर्स, ठीक है। टेंशन तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन आपको फिर दिक्कत है तो F बराबर लिखिए m a, m का होता है कैपिटल M, एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस टू। तो यानी फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, ml2
एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन आ गया। सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स बाय लेंथ होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है, यानी किसी लेंथ के अकॉर्डिंग में जो उस पर फोर्स लगता है, जो टेंशन डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ होता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स का यानी फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बाई लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, ये एल से एल कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। बताइए इसका क्या आया था, एम एल टी माइनस टू, और इसका क्या आया, एम टी माइनस टू। तो डिफरेंस तो हमारा यही है, सेम नहीं है, सेम नहीं है हमारे पास ये। चलिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ये होता एम भी, क्या होता, एम भी होता। तो इसका मोमेंटम क्या होता, यानी ये एम क्या है, मास है, डायमेंशन निकाल लीजिए पी का, एम मास है तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोगों ने निकाला था डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है ना। ठीक, इम्पल्स का भी डायमेंशन यही आता है, एम टी, एम एल टी माइनस वन। तो इस दोनों का आपका इसका सेम आ गया, इसका सेम आ गया, इसका सेम है, ये आपका डिफरेंट हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द व्हीकल, a vehicle travels half the distance L with speed v1 and the other half with speed v2, v2 कर देते हैं यहाँ पे, v नहीं है, v2, then its average speeds। देखिए एक लेंथ है, कह रहा है कि इसका आधा, तो यानी पूरा लेंथ कितना है, L है, इसका आधा कितना होगा, L बाई टू, इसका भी आधा कितना होगा, L बाई टू। कह रहा है कि A से B तक जा रहा है और B से C, ए से बी आ रहा है जो स्पीड है कितना v1, और बी से सी जा रहा है कि इसका स्पीड कितना है v2 है। आई बात समझ में। चलिए क्या टाइम, देखिए टाइम इसमें जो है, जब हमारा लेंथ दे दिया है, वेलोसिटी दे, टाइम लगेगा हमारा, तो टाइम क्या होता है आप जानते हैं, स्पीड बराबर, यहां से यहां आने में तो टाइम लगेगा ना बाबू, कि नहीं लगेगा। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस यहां से कितना दे रहा है, एल बाई टू, ठीक है। टाइम हमको नहीं पता, यहां पे लगता मान ले टाइम t1 मान लेते हैं, तो t1 को रोकिए यहाँ पे, ये स्पीड यहां तक क्या है v1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा t1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, l बाई टू भाई कितना v1, l बाई टू भाई v1, ठीक। इसका भी देख लीजिए आप, यहां से यहां तक भी टाइम लगेगा, टाइम हमको नहीं दिया हुआ, तो ये हम लोग फर्स्ट स्टेप माने, तो इसको क्या मान ले, सेकेंड स्टेप, इसमें जो लगा टाइम उसको टाइम मान लेते t2, तो t2 क्या हो जाएगा बताइए। आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या डिस्टेंस कितना है, ये भी डिस्टेंस है l बाई टू, स्पीड कितना है, ये है स्पीड आपका v2। अब यहां से यहां तक जो हमारा पहुंचा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ठीक है। आप जानते हैं v एवरेज का फॉर्मूला, v एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, l है, टोटल डिस्टेंस कितना है, l है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, l है, उसी को आधा आधा में बांटा है, टोटल डिस्टेंस आपका l है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा l। टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 की जगह कितना पुट करिएगा, t1 की जगह है l बाई टू, l बाई टू, ठीक है, l बाई टू, और क्या है बोलिए, l बाई टू क्या ऑब्लिक v1। चलिए अब प्लस t2 कितना है, t2 है l बाई टू ऑब्लिक v2, ऑब्लिक v2। चलिए अब यहां पे देखिए क्या करना हमको, करना है यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो v1 है यहां मल्टीप्लाई में हमारा, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग l अपॉन क्या हो जाएगा, l बाई टू v1 अब प्लस l बाई टू v2, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2v1 v2 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2v1 v2 आएगा। चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, तो हम तो आगे में आते हैं, यहां से लेकर के हम लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ऊपर है l, नीचे हमारा एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2v1 v2, एलसीएम होगा, v1 से काट 2v1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा बताइए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो v2 बचेगा, ये हो गया हमारा v2 प्लस v2, 2v2 से 2v2 कट जाएगा, बचेगा हमारा v1, क्या होगा बचेगा v1, और l तो दोनों में हमारा, तो l को क्या कर लीजिए, यहाँ पे l हमारा कॉमन ले लीजिए,
एल को कॉमन ले लिए। चलिए तो अब क्या करिए, ये एल से एल कट जाएगा, ये इसको ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2v1 बाई v2 बाई कितना v1 प्लस v2। चलिए v एवरेज निकल गया। यहां से आप याद रखिएगा, चलिए एक आपको रफ आइडिया दे देता हूं, अगर अनइक्वल टाइम यानी हाफ डिस्टेंस जो है कवर कर रहा हो, हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा हो अलग अलग वेलोसिटी यानी v1 एंड v2 से, ठीक है, विथ अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम अलग अलग समय पे, तो इसका भी एवरेज हो जाएगा। अलग अलग समय पे हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा होगा तो इसका जो भी एवरेज हो जाएगा 2v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत दोस्त इसमें गलती कर देते हैं, अगर टाइम अलग अलग है, ठीक है ना, तो जाकर के भी एवरेज का फॉर्मूला ये होगा, अगर टाइम सेम होगा यानी आधा दूरी 30 सेकंड में और फिर अगर आधा दूरी क्या 30 सेकंड में टाइम सेम हो जाए तो भी एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, भी एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई 2। ये याद रखिएगा, टाइम सेम होगा, समय सेम होगा तो भी एवरेज क्या होगा v1 प्लस v2 बाई 2। अगर टाइम अलग अलग होगा तो एवरेज क्या होगा, जो जैसा कि हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको बना दिए तो क्या हो जाएगा आंसर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। टाइम अलग अलग लग रहा है, टाइम का मेंशन नहीं किया तो नहीं लिखा है, इसका मतलब टाइम अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है आपके पास द एंगल बिटवीन, देखिए वेक्टर का क्वेश्चन आ गया इसमें, यानी क्या है ना कि हर तरह के क्वेश्चन सेट में आपको मिलेगा। देखिए अगर आपका पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया तो कोई बस सिर्फ बने रहिए, आपका पुरानी चीज रिवीजन हो जाएगी। वेक्टर सा में देखिए एंगल निकालने जो भी हमारे पास है, तो ये हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ इस तरह से लिखा रहता है ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी हमारा एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी जो होता है हमारा ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होती है, ये लिखिएगा। ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए, क्या है स्केलर के लिए, तो हमको निकाल लेते हैं। पहले एंगल पूछ रहा है, तो मान लीजिए वेक्टर हमारा एक इधर गया और एक इधर है, ये हमारा बी है, मान लीजिए ये हमारा ए, ये इसी के बीच में जो हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा। आई बात समझ में। चलिए तो अब जब भी इसको हमको निकालना, तो हमको जो तरीका है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कॉस थीटा जो है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा रोकिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए बी, ये क्या है ये मॉड्यूलर हमारा आ जाएगा। चलिए ठीक है, ए बी, यहां जो ए बी है ये मैग्नीट्यूड में है, क्या है ए बी मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्या निकलेगा ए बी मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे देखिए, अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो आपका दिया हुआ वैल्यू क्या है, ए का दिया हुआ आई कैप, इसको कहते हैं आई कैप, अब प्लस जे कैप। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, मतलब आई जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, जे होता है वाई कोऑर्डिनेट का, अगर यही के कैप होता तो ये जेड कोऑर्डिनेट का है, समझ में आए। यानी आई कैप जो है एक्स कोऑर्डिनेट, जे कैप वाई कोऑर्डिनेट के लिए है और के कैप जेड कोऑर्डिनेट के लिए है। ठीक है, चलिए यहां हमारा आई और जे ही दिया है, तो इसका जो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यानी एक्स का जो आई कैप है हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस जे भी दिया हो, कितना दिया हो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए मैग्नीट्यूड निकल करके आया आपका कितना, ए मैग्नीट्यूड निकल करके आया आपका रूट अंडर 2। ठीक उसी तरह बी का भी निकाल लीजिए, तो बी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 है, इसका स्क्वायर करिए, यानी हमारा कुछ नहीं दिया हो तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का भी कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है ना, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा। चलिए तो यानी हमारा जो है मैग्नीट्यूड निकल गया है, ए का मैग्नीट्यूड कितना कॉस, अब यहां पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी बाई क्या है ए डॉट बी, इसका भी हम तरीका बताते हैं आपको। चलिए तो ए का क्या वैल्यू पुट कर दिए, मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू कितना है रूट 2 डॉट मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू कितना है रूट 2 बाई ए डॉट बी। देखिए ए डॉट बी कहने का मतलब आपके पास ए डॉट बी, ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप डॉट, बी का वैल्यू कितना दे रखा है आई माइनस जे। देखिए डॉट कहेगा ना, डॉट कहेगा तो सिमिलर से जब गुना होगा तो 1 आएगा, बाकी उसके यानी किसी से भी गुना कर दिया 0 हो जाएगा। मतलब अगर बात किया जाए आई को आई से डॉट किया जाए, यानी आई डॉट आई इसको बराबर 1, बाकी हमारा आई डॉट जे कहे
जीरो हो जाएगा। आई डॉट के क्या है, जीरो, यानी डिफरेंट के साथ जीरो है, सिमिलर के साथ वन है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे आई डॉट आई क्या हो जाएगा, वन। अब यहां फिर इससे इसको करिएगा तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा। चलिए फिर अब इससे करिए, जे डॉट आई कितना, जीरो। अब जे डॉट जे कितना, -1। तो ये कितना हो गया, ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, +1 और -1, ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकल गया, जीरो। पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आपके पास आया cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी बाय कितना, ए डॉट बी। ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू आया √2, मैग्नीट्यूड 2 का वैल्यू आया √2, ए डॉट बी का कितना, ए -1 कितना, जीरो। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2, नीचे कितना, ऊपर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, नीचे जीरो। यानी किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करिएगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी आ रहा है उसको कुछ नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अगर मान ली सपोज करिए आपके पास 2 रुपया है और हजारों लोग आ जाए, आप किसी को कुछ देना नहीं है, तो क्या 2 रुपया घटेगा आपका, नहीं घटेगा। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी हमारा जो cos थीटा का वैल्यू कितना आया, cos थीटा बराबर आया जीरो। यानी आप बताइए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, cos 90 डिग्री जो होता है वो जीरो होता है, cos 90 डिग्री जीरो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्स in a calculating the change in the kinetic energy of the system during motion, one ignore the magnetic force of the magnetic force कहेगा तो इसमें एक्टिंग नहीं करेगा, वर्क ऑन ईच अदर डू नॉट वर्क करेगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, मतलब मोशन है हमारे पास, देखिए मैग्नेटिक जो हमारे पास फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है क्यू भी इंटू बी अक्रॉस एफ मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक जो फोर्स होता है हमारे पास कुछ इस तरह से होता है जिसको हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। हर जगह मोशन हमारे पास आ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो वहां पर हमारा वर्क जो होता है किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक। यानी जहां हर जगह जाइएगा वर्क एक ही जैसा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम आ रहा है, तो वहां पे वर्क क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा, वर्क कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, द मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अ प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, a positively charged particle is released from rest at a distance d in its field. Consider two experiments, one in which the charged particle is also a proton and another positron। देखिए प्रोटॉन और पोजिट्रॉन की बात किया जाए, प्रोटॉन और पोजिट्रॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन जो होता है वो भारी होता है विथ रेस्पेक्ट टू पोजिट्रॉन के, पोजिट्रॉन हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। अगर एक ही समय में बात किया जाए तो अगर हम एक हाथ से प्रोटॉन को फेंक रहे हैं और एक हाथ से पोजिट्रॉन को फेंक रहे हैं, जो भारी होगा कम दूरी जाएगा, जो हल्का होगा ज्यादा दूरी जाएगा। तो जब ज्यादा दूरी जाएगा तब बताइए वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर होता है एफएस, वर्क बराबर होता है सेम फोर्स के साथ हम दोनों को फेंक रहे हैं, सेम फोर्स के साथ, एक हल्का चीज है एक भारी चीज है, सेम फोर्स के साथ दोनों को फेंक रहे हैं। बताइए ज्यादा दूरी कौन जाएगा, जो भारी होगा कम दूरी जाएगा, जो हल्का होगा ज्यादा दूर फेंका जाएगा। आई बात समझ में, जब ज्यादा दूर फेंका जाएगा तो इसका वन कंडीशन क्या आएगा बताइए। यानी आपको अगर थ्रोनी की बात किया जाए, थ्रो की यानी जो हमारे पास हार्ड बॉल है उसको फेंकिएगा दूर तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्सपेंडिंग की बात किया जाए, भारी जो होगा गिर करके वहीं रह जाएगा, और फैलने की बात करें जो हल्का होगा दूर तक फैल के जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का होगा। मतलब अगर थ्रो करने की बात किया जाए तो जो भारी होगा उसको आप तेजी के साथ फेंकिएगा, तेजी के साथ फेंकिएगा, जो हल्का होगा उसके यानी फेंकाएगा तो लेकिन उतना दूरी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्पेंड करने की बात किया जाए कि दूर तक कौन फैल के जाएगा, तो दूर तक जो हमारा जो हल्का होगा वो फैल करके जाएगा। तो जब दूर तक वो फैल करके जाएगा तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, तो वर्क क्या होगा उसमें, वर्क होगा उसमें मैक्सिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, लेस फॉर द केस ऑफ द पोजिट्रॉन एज द पोजिट्रॉन मूव्स अवे द रेपिडली, नहीं, मोर ऑफ द फॉर द पोजिट्रॉन एज द पोजिट्रॉन मूव्स अवे द लार्ज डिस्टेंस। यानी पोजिट्रॉन हल्का होने के कारण ये डिस्टेंस को क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा। प्रोटॉन भारी होने के कारण डिस्टेंस को क्या करेगा, कम कवर करेगा। आई बात समझ में। जैसे मान लो गैस है और एक वाटर है, ठीक है, एक ड्रॉप हम करेंगे, अगर मान लो पूरे एरिया में फैल कौन जाएगा, वाटर जो होगा उस सतह पर रहेगा, गैस जो होगा पूरे सतह पर, यानी ज्यादा एरिया कवर कौन किया, गैस किया। तो इससे यह पता चला कि लिक्विड के रेस्पेक्ट में गैस क्या हल्का है, तो हल्का होने के कारण यानी टेंडेंसी, इसका फैलने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा ये हमारा। समझ में आया। पोजिट्रॉन और प्रोटॉन में पोजिट्रॉन हल्का होता है विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी हाँ, पोजिट्रॉन हल्का होता है प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
द अर्थ इज एन अप्रोक्सीमेट स्फीयर इफ द इंटीरियर कंटेंट मैटर विच इज नॉट ऑफ द सेम डेंसिटी एवरीवेयर देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यानी ग्रेविटी के कारण जी का वैल्यू कहीं जीरो नहीं होता है, ठीक है, जी का वैल्यू कहीं जीरो नहीं होता है। और इसका डेंसिटी अगेंस्ट ग्रेविटी का डेंसिटी फार्मूला हमारे पास होता है जी स्मॉल जी बाई कैपिटल जी, और क्या होता है 4/3 पाई आर ई, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब बताइए यहाँ पे जी का वैल्यू हमारे पास कहीं जीरो नहीं होगा, ये कैपिटल जी तो क्या है कांस्टेंट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे मतलब ये अगर जीरो हो जाएगा तो पूरे ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो जब हमारा स्मॉल जी कहीं जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट्स। वैल्यू घट बढ़ सकता है जी का, स्मॉल जी का, लेकिन जीरो नहीं होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर जो होता है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। यहां पे लिख लीजिए अगर 343 करीब देता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड ह्यूमिडिटी में साउंड का स्पीड। चलिए द रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 पार्टिकल्स आर गिवन, जो दिया हुआ रिलेशन को बताना था, हम आपको बताते ए जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के माइनस वाई के साथ, इसी को एक्सलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर होता फार्मूला, ठीक है। ये एक्सलेशन के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के फॉर्म में दे रहा तो -2x हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स इधर दे दिया तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स बराबर -2x। क्योंकि एक्सलेशन जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, नेगेटिव साइन जरूर माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मोशन ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड कॉलम इन अ ट्यूब। देखिए ये हार्मोनिक तो होता है लेकिन ये डेंसिटी भी नहीं डिपेंड करता। देखिए क्योंकि ऑक्सीलेटिंग मोशन जो इसमें जो टाइम पीरियड होता है ना, टी बराबर होता है √2π√L/g सॉरी L/g। तो यहाँ डेंसिटी को कहा जाता है रो पे डिपेंड किया ही नहीं है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जी पे कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। एक यही ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है लेकिन डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन x बराबर a cos ओमेगा टी एंड y बराबर है a sin ओमेगा टी। द ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन ऑफ द प्रैक्टिकल पार्टिकल विल बी, ये प्रैक्टिकल नहीं है पार्टिकल विल बी है। चलिए जब ये होगा तो इसके लिए एक हमने बताया था कि जब 2 फेज आ जाएगा आपके पास तो इसके लिए एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला आ गया था, क्या आया था a² प्लस b² जो जिसका दिया हुआ है, तो हमारा दोनों में a ही है तो हमारा क्या हो जाएगा a² आएगा। a² जो होता है हमारा ग्राफ देता है, ये सर्किल का देता है, किसका देता है सर्किल का देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पूछ दिया था वो एलिप्स उसका आंसर था, कंडीशन क्या था एक एक्लिप्स था, इसको हम लोग कहते हैं एलिप्स कहते हैं। और इस बार जो आंसर यानी स्क्वायर में जाएगा तो हमारा कैसा बनेगा और सर्कुलर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y sin q ओमेगा टी। द मोशन इज, देखिए अब बताइए मुझे ये क्या SHM है, पीरियड तो दे देगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है नहीं है, तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या होगा, पीरियड है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियड तो देगा लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक ही को ऑप्शन इसका जस्टिफाई कर रहा है, पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। चलिए वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए वाई शेप मॉडल क्या होता है, मतलब ये ग्रेजिंग से लिया गया, ग्राजिंग एलिमेंट से लिया गया है, जो ग्रास खाता है, क्या होता है ग्रास खाने वाला होता है, उसी को बुलाया गया था। यानी जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओडम, फुल फॉर्म जो है इनका HT ओडम है, HT ओडम नाम है। इन्होंने बताया कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल है, ये इसको खाएगा। अगर यहीं पे कोई एनिमल डेड हो गया, क्या हो गया डेड हो गया, तो इसका जो झुकाव होगा सिर्फ किसके तरफ होगा, ग्रास के तरफ होगा, इस डेड एनिमल के तरफ नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एनिमल है सिर्फ और सिर्फ किसको खाएगा, घास को खाएगा, एनिमल को नहीं खाएगा। उसी को रिप्रेजेंट किया गया था वाई शेप से। किसे, ये याद रखिएगा, ग्रेजिंग यानी घास खाने वाले एनिमल के रेस्पेक्ट में ये बताया गया था कि एक जगह डेड एनिमल्स है और उसी जगह ग्रास भी है, लेकिन एनिमल किसको खा रहा है, सिर्फ ग्रास को खा रहा है, एनिमल्स को, डेड एनिमल्स को नहीं खा रहा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया था वाई शेप से। किससे, वाई शेप से। और देने वाला कौन है,
ओडम है। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आपका लिंडेमैन है। तो मैं बता दूं लिंडेमैन जो है 10% एनर्जी लॉ, मतलब कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिक जो कंज्यूमर है अगर किसी को खाता है तो उसमें कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये बात किसने कहा था? लिंडेमैन ने कहा था। किसने कहा था? लिंडेमैन ने कहा था। लेकिन एक और कंडीशन यहीं पे कि अगर जो सोलर सिस्टम है, सन जो लाइट देती है उस लाइट में कितना परसेंट जो प्लांट जो प्रोड्यूसर है जो खुद से खाना बनाते था ऑटोट्रॉफिक एनिमल है, उस सन का कितना परसेंट एनर्जी जो है वो अपने यूज कर लेता है, यानी सनलाइट को किस में, फोटोलाइटिक यानी फोटोलाइटिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में कितना परसेंट? 1% लेता है। क्या लेता है? 1%। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्लास 10 के अंदर का क्वेश्चन है। ये 10% लॉ, 1% लॉ क्लास 10 के अंदर है, ठीक है। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी में जाइएगा, वहाँ पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि अभी तक टाइम बचा नहीं, वहाँ क्या ये क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय, SO पोल्यूशन जो होता है ना, ये जो आपका लाइकेन में रिप्रेजेंट करता है। किस में करता है? लाइकेन में करता है, ठीक है, लाइकेन में करता है SO2 पर। ये मैन ग्रुप जो होते हैं, ये सजावटी पौधे जो होते हैं जो डिलीशियस होता है, उसी को हम लोग मैन ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन ग्रुप्स कहते हैं। चलिए आ जाइए। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। देखिए ट्रॉपिक लेवल उसको कहते हैं जो कंज्यूम करता है। क्या करता है? कंज्यूम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए हमने अभी बताया आपको कि जो कंज्यूम करेगा, अभी मान लो कि कोई ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, ग्रास को खाएगा, तो ग्रास का जो एनर्जी है उस एनर्जी का कितना परसेंट इसमें जाएगा? तो 10% जाएगा। कितना परसेंट जाएगा? 10% जाएगा। जैसे सपोज करें अगर आपसे दे दे कि ये ग्रास है, इसके पास 100 जूल एनर्जी है, कितना है, और इसको खा रहा कौन? ग्रास होपर। जो खाएगा ये एरो उसी की तरफ जाएगा, जो खाएगा ये एरो उसी की तरफ जाएगा, ग्रास होपर है। तो अगर आपसे पूछ दे कि ग्रास के पास जो है 100 जूल एनर्जी है, तो ग्रास होपर के पास कितना एनर्जी गया? तो इसका 10%, यानी कितना परसेंट ट्रांसफर होता है? इसके पास तो 100 है, तो 100 का 10% क्या होगा? यानी 10% ऑफ जो है 100 जूल, तो कितना हो जाएगा बताइए? 10% परसेंट हटाइएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 जूल जो है ग्रास होपर में गया। ग्रास होपर को जो खाएगा, मान ले ग्रास होपर को खाएगा कौन खाएगा? फ्रॉग। तो फ्रॉग में कितना जाएगा? तो ग्रास होपर में आया 10 जूल, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा 1%, 1 जूल जाएगा। क्या जाएगा? यानी 10 का 10% कर दीजिए, 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10/100, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। आई बात समझ में? यानी इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि यानी हमारे पास प्रोड्यूसर के पास इतना एनर्जी है, तो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर जो पहली बार उसको खाया उसमें कितना गया, सेकेंडरी जो कंज्यूमर होगा जो उसको खाएगा उसमें कितना एनर्जी आएगा। तो ये आप एनर्जी लॉ याद रखिएगा, किसी में भी जाएगा 10% जाएगा, जितना होगा उसका 10% निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर, जिसका पूछेगा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन, देखिए न्यूमेटोफोर्स एक जो है ये रूट सिस्टम की तरफ है। किसके तरह? रूट सिस्टम की तरह है। ये जो होता है, जो प्लांट्स वाटर में होने वाला होता है वहां ये डेवलप होता है। कहाँ होता है? प्लांट जो वाटर में होने वाला होता है वहां ये डेवलप होता है, वाटर वाला कंडीशन में। तो इसी को जो है हमारे जो प्लांट वाटर में होने वाला है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स का मतलब प्लांट। जो प्लांट्स वाटर में होने वाला उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। इसका मेनली काम है रूट सिस्टम। क्या है? रूट सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और यहाँ पे अगर आपके दिक्कत आ रहा होगा जीरोफाइट क्या होता है? जीरोफाइट उसको कहते हैं जिसको ग्रो करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। मतलब जीरोफाइट जो होता है डिजर्ट एरिया में रहने वाला होता है। कहाँ होता है? डिजर्ट एरिया में रहने वाला। हेलोफाइट्स, हेलो मतलब होता है सॉल्टी, हेलो मतलब सॉल्टी। वैसा प्लांट जो कहाँ ग्रो करेगा? सॉल्ट यानी मैरीन एरिया में ग्रो करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है हमारे पास यानी सेकेंड स्टेप में जाता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब क्या होगा? हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बोलिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। यानी अब इसका मतलब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनने से के लिए सल्फर डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोजन भी डिपेंड किया। तो यानी पहले कौन बना? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तब जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड स्टेप में कौन बना है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। उसी तरह से ओजोन है। तो ओजोन जो है डायरेक्ट ओजोन नहीं बनता है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रहता है, फिर ये जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्लीवेज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फिर ओजोन से मिलकर ऑक्सीजन ऑक्साइड से मिलकर क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना कि नहीं है। ये मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बना लेता है, O3 बना लेता है, ओजोन बना लेता है। आई बात समझ में, ये भी सेकेंड स्टेप में जाएगा, ये सेकेंड में स्टेप में जाएगा। ये जो होता है पैन जो होता है ये परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, परमानेंट परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। SO2 जो है ये प्राइमरी है, SO2 क्या है प्राइमरी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मोर देन वन, मोर देन वन। सेकेंडरी का याद रखिएगा, यानी प्राइमरी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO हो गया, H2 गैस हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी है। जो इससे मिलके बनेगा जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये हमारा सेकेंडरी में कहलाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यानी हमारे इससे से जो मिल करके जो पोल्यूटेंट बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, 10% एनर्जी फ्लो करता है, ये किसने दिया है, प्रपोज का मतलब होता है गिवन, देने वाला। अभी हम बताया था आपको लिंडेमन, क्या दिया था, लिंडेमन ने दिया था 10% एनर्जी फ्लो वाला लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको कहते हैं कि वह टेम्परेचर जहां पे केल्विन स्केल जीरो हो, क्या हो, यानी टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में लेना है, और क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब बताइए मुझे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 273 केल्विन करना, डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए हमारे यानी टेम्परेचर का मेजर कहाँ करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा। और केल्विन कितना, जीरो पे, जीरो स्केल पे रीड करें, कितना पे करें, जीरो पे स्केल करें, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। इसको हमको जीरो करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस 273, यानी डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया, डिग्री सेल्सियस में आ गया माइनस 273। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में कहा जाएगा तो माइनस 459.4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसी पे पूछ देखिए एट वाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल, तो लिखिएगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव कहलाए, क्योंकि ये लाइट जहां भी पड़ती है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ती है। ट्रांसवर्स कहते हैं इसको कि प्रोपेगेट तो कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर से प्रोजेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। अगर ट्रांसवर्स वेव नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी जाता कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट को मीडियम से मतलब नहीं है, ठीक है ना। और जिसको मीडियम से मतलब नहीं होता उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी लाइट दो तरह के वेव हो गया, कौन सा, एक ट्रांसवर्स वेव हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे मोर सुटेबल इसलिए माना जाएगा क्योंकि लाइट जहां भी पड़ती है परपेंडिकुलर पे पड़ती है। कितने में पड़ती है, परपेंडिकुलर से पड़ती है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसवर्स वेव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, क्योंकि एसिड है स्ट्रॉन्ग, हमारा pH वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7 होगा। चलिए 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू कितना, 1024 MB, 1024 MB, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। आइए द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये है एसिड और ये है आपका बेस, दोनों मिलेगा तो बनाएगा सॉल्ट। सॉल्ट का बनना कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा बताइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज मिलेगा, जैसे मान ली कार्बन प्लस O2 मिला, क्या बन गया ये CO2, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, यानी दो चीज मिलेगा और एक नया चीज का निर्माण करेगा, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। डिसोल्यूशन यानी इसमें क्या होगा, कोई चीज जो घुलता हो, क्या हो, घुलने वाला हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज द सेल यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए सेल जो यूज करता है ग्लूकोज को करता है, किसको करता है, ग्लूकोज को, C6H12O6। फैटी एसिड जो है एमिनो एसिड कंटेंट यानी प्रोटीन से, एमिनो एसिड जो होता है हमारे शरीर में 20 एसेंशियल एमिनो एसिड है। कितने एसेंशियल है, 20 हमारे पास एमिनो एसिड्स है, जिसमें से 9 एसेंशियल है, 9 एसेंशियल है, 11 क्या है, नॉन एसेंशियल है। ये याद रखिए, हमारे शरीर में कितने एमिनो एसिड्स है, 20। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन हमारे शरीर में क्या है? ये डेवलप करता है सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, बिल्कुल सही बात है। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, यानी इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहा जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? क्योंकि हर बॉडी के ये कंट्रोलिंग करता है, हर बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको कंट्रोलिंग किसके पावर है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास है। और ये बिल्कुल बात सही है, ये डेवलप करता है, ये टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स को करता है। टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल नहीं, ये नहीं करता। ये कौन करता है? आप हमारे शरीर में एक है पंक्रियास जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, ये करेगा। तो आंसर क्या होगा? एक और दो आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर? देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला हमारे पास है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या है? यानी ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है? एक इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, मतलब यानी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, इस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होगा। तो ये कंट्रोल करने वाला जो है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का पार्ट्स है मेडुला ऑब्लंगाटा। हिंड ब्रेन का कौन कौन पार्ट्स है? पोन्स है, सेरिबेलम है और मेडुला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये हिंड ब्रेन का पार्ट्स है। ठीक है, हिंड ब्रेन का पार्ट्स है। स्पाइनल कोड क्या करता है? स्पाइनल कोड जो है ये क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब क्विक रिप्लाई करने वाला। जो हमारे पास ये बैक मतलब दिख रहा होगा आपका, तो इसी के अंदर जो है ना स्पाइनल कोड यानी क्या कहते हैं? मेरुरज्जा जिसको हिंदी में कहते हैं, पाया जाता है। ये क्या कहता है? इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब प्रत्यावर्ती क्रियाओं पे क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल इन इकोसिस्टम? देखिए गैसियस बायोकेमिकल आप जो क्लास 10th के ही अंदर पढ़े होंगे, वहां ऑक्सीजन साइकिल पढ़े होंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे, लेकिन फॉस्फोरस साइकिल नहीं पढ़े होंगे। तो यही आपका नहीं है, गैसियस बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। कौन? फॉस्फोरस साइकिल नहीं है, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल भी है, फॉस्फोरस साइकिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करता है किस में? ऑर्गेनिक में। तो अब बताइए, देखिए कोई प्लांट्स है और रूट से क्या लेता है? रूट से लेता है वाटर और मिनरल। क्या लेता है? वाटर और मिनरल। ये सब मिनरल जो है, मिनरल हमारे पास मिनरल जो भी है वो इनऑर्गेनिक है। मिनरल जो भी हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक है। और इसको यूज करके प्लांट जो है फूड बनाता है। क्या बनाता है? फूड बनाता है, और फूड बनाता है स्टार्च। स्टार्च को ही आप क्या कहते हो बाद में? कार्बोहाइड्रेट कहते हो। क्या कहते हो? कार्बोहाइड्रेट कहते हो। तो कार्बोहाइड्रेट बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? तो ये ऑटोट्रॉप्स में जाएगा। किस में जाएगा? ऑटोट्रॉप्स, यानी ऑटोट्रॉप्स में जाएगा। और कुछ हमारे पास बैक्टीरिया भी है। क्या बैक्टीरिया है? जिस तरह से बीजीए जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन अलग साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या करता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेता है आईपी और उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास आंसर एक से ज्यादा अगर ऑप्शन में होगा तो दिखेगा ऑटोट्रॉप तो है ही है, क्योंकि ये हम यहाँ क्या कह दिया? क्लोरोफिल कह दिया। क्या किया? क्लोरोफिल लगाया था। क्लोरोफिल जो होता है ब्लू ग्रीन अलगी में नहीं होता हमारे पास। ये क्लोरोफिल जो है लगाने के कारण ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स में होगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है। हमने आंसर एक्सप्लेनेशन बता दिया हर एक चीज़। अगर फिर भी लग रहा है कि आंसर मोर देन जाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर मोर देन जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। ब्लू ग्रीन अलगी कन्वर्ट करता है, जी कि हमको नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है, बट ब्लू ग्रीन अलगी में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लू ग्रीन में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ? ये होता है अल्ट्रावायलेट रे का। किसका होता? अल्ट्रावायलेट रे का जो होता है हायर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सरे होता तो वो आ जाता, लेकिन एक्सरे है नहीं, और शॉर्टर वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल एक्युमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेशन केमिकल एट इच ट्रॉफिक लेवल इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ये भी आपका क्लास का 10th का आंसर है। किसका है? क्लास 10th के अंदर का है, और बीपीएससी पूछ दिया है। बीपीएससी पूछा है किस चैप्टर में है, यानी एनसीईआरटी आप क्लास 10 का पढ़िएगा, ठीक है ना, तो वहां पे आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम पढ़िएगा तो उसमें आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइन इट्स लिमिटिंग रिसोर्सेज। मतलब कैरिंग कैपेसिटी, आप किसी को कब तक बुलाइएगा? जब आपके पास जितना साधन रहेगा, उसी संसाधन के इंड होने के बाद किसी को बुलाया जाता है क्या? नहीं, तो लिमिटिंग रिसोर्सेज है। आंसर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मेथा हेमोग्लोबिन क्या है वो? मेथा हेमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विथ। मतलब एक बीमारी है,
बीमारी क्या है, जब ये नाइट्रेट जो होता है ना, नाइट्रेट ये टूटता है नाइट्राइट में। किस में टूटता है? नाइट्राइट में। और ये ब्लड से रिलेट कर लेता है। क्या करता है? ब्लड से रिएक्ट करके बनाता है मेथा हेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, ये जो हमारा नाइट्रेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से। कैडमियम है, कैडमियम की वजह से भी होता है एक बीमारी, इटाई इटाई। किसका क्या बीमारी होता है? इटाई इटाई। फॉस्फेट, हाँ फॉस्फेट की वजह से भी जो बोन जो होता है, बोन खोखला हो जाता है। बोन क्या होता है? खोखला हो जाता है। यानी नाइट्रेट की वजह से ये बीमारी होगा। ये बहुत जटिल नाम है, बहुत जटिल नाम है। मेथेमोग्लोबिनोमिया नाम है, मेथेमोग्लोबिनोमिया। ठीक है, यानी एग्जैक्ट मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेथेमोग्लोबिनेमिया करेक्ट आप बोल पाया। यानी ये जो बीमारी होगा किसकी वजह से होगा? नाइट्रेट की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? नाइट्रेट की वजह से होगा, राइट। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक के लिए भी होता है और एबायोटिक के लिए भी होता है। बायोटिक के लिए भी और एबायोटिक के लिए भी। बायोटिक बोले तो लिविंग और एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग। एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग, राइट। चलिए सबके लिए बायोटिक, लिविंग में कौन कौन आ जाएगा? प्लांट और एनिमल आ जाएगा। प्लांट और एनिमल। नॉन लिविंग में किस में कौन आ जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या आ जाएगा आपके पास? यानी प्लांट्स है, एनिमल्स भी है, माइक्रो, हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन वन आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम लैंडफाइल्स। देखिए लैंडफाइल कहते हैं किसको है? जब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है टूटता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो ये देता है मेथेन, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम, यानी 90 से लेकर के 98% तक। बाकी 2% है उसमें आपका आ जाता है, क्या आता है? हाइड्रोजन गैस से हो गया, ठीक है, और कुछ जो गैस, नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास आ गया, ठीक है, NO2 हो गया। तो ये सब देगा। अदर मेजोरिटी में कौन देता है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी आपसे पूछे अगर कि क्या है, लैंडफाइल्स का बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन है और ये गैस देता है मेथेन, मेथेन और क्या देता है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजोरिटी में कौन देता है? मेजोरिटी में, यानी मेथेन से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ये 90 से 98% तक रहता है। बाकी जो बचा वो अदर जाएगा। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फूड चेन इन अ फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट की बात करें तो यहां लिखते हैं हम लोग ग्रास। ऑर्डर लिखते, ग्रास को खाएगा कौन? ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा? ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। एक ऑर्डर हो गया। ठीक इसी तरह ग्रास आ जाइए, ग्रास को कौन खाएगा? गोट। गोट को कौन खाएगा? लायन, टाइगर, जो भी है, ठीक है। आए बात समझ में? चलिए ठीक है। तो अब बताइए, या ग्रास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? लायन। डियर को कौन खाएगा? लायन। समझ में आया बात है कि नहीं? तो अब देखिए प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा? जो खाएगा ये एरो उसी की तरफ जाएगा। और एक बात मैं यहां पे और बता दूं कि जो डायरेक्शन होता है ये यूनि डायरेक्शन होता है। क्या होता है? यानी ये नहीं कि अगर मान ले कि ग्रास है, ये हमारे पास ये गोट है तो ये खा लिया, तो यानी गोट भी, यानी जो है गोट को भी ग्रास खाएगा? नहीं, ग्रास को गोट खाया है तो गोट जो है, गोट को ग्रास नहीं खाएगा। जब भी एनर्जी फ्लो होगा यूनि डायरेक्शन में ही होगा। क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। ये याद रखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शनल, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। चलिए प्लांट्स, डियर एंड लायन, ये तो हमारा दिख रहा है। प्लांट्स को फ्रो खाता है? नहीं खाता है। ये गया आप काम से। प्लांट्स विथ, देखिए ये भी हमारा पास एक जो है ना प्लांट्स ही है, लेकिन कैसा प्लांट्स है? ये अनवांटेड प्लांट्स है, जहरीली पौधा है। हम ना चाहते हैं कि ये प्लांट्स ग्रो करे, लेकिन प्लांट्स ग्रो कर जाता है। तो प्लांट्स को खाए, ऐसा नहीं। और ये जहरीली प्लांट्स तो हमारे पास, ये हमारे अर्थ पे मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्थ पे मिलेगा। वहां पे अगर मॉसेस की बात करेंगे तो हमारा जैसे अलगी वगैरह है वो हमारे पानी में आएगा, जिसको खा करके मछली क्या होता है? ग्रो करता है। लेकिन बीट्स को ये नहीं खाएगा। तो ये नहीं है और ये नहीं, आपका ये आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द एनवायरमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एक्शन से जो है, देखिए स्टेप्रोफाइटिक जो सारे गरे चीज को खाता है, पैरासाइटिक जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, यहाँ अफेक्टेड डालना है तो बैक्टीरिया से अफेक्टेड नहीं होता। आइए, एनर्जी सोर्स दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन इमिशन इंक्लूड। तो कार्बन, देखिए एनर्जी तो मिलेगा लेकिन उसमें कार्बन रहेगा तभी तो कार्बन देगा ना। तो हमारे पास सोलर सेल में कार्बन नहीं है, विंड फेल में कार्बन नहीं है, न्यूक्लियर पावर में कार्बन नहीं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। आइए,
ब्रांचिंग सीरीज इन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब कहेंगे। यानी ब्रांचिंग सीरीज का मतलब ये समझे, जैसे समझ करिए, जैसे ये आपके पास ग्रेन्स है, अनाज है, ठीक है, ये अनाज है, तो अनाज को मान लीजिए माइस भी खाएगा। क्या खाएगा? माइस खाएगा। और इसी अनाज को क्या खाएगा? बोलिए। बर्ड्स भी खा रहा है, ठीक है, बर्ड्स खाया। यहां पे है ऑल, उल्लू है, तो उल्लू किसको खा रहा है? माइस को भी खा रहा और बर्ड्स को भी खा रहा। माइस को भी खा रहा। उल्लू बर्ड्स को खाता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब ऑर्डर जब आपके पास माइंड में रहेगा तभी जा करके लिख पाइएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्रास की बात करेंगे। क्या करेंगे? ग्रास की बात है। ग्रास को कौन खाया? गोट खाया, डियर खाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिखाया, अब यहीं पे है आपका कौन? आपके यहाँ पे ले लिए लायन है। क्या है? लायन है। तो लायन किसको खा रहा? डियर को खा रहा। लायन किसको खा रहा? डियर को खा रहा। अब यहीं पे हम डाल देते हैं ग्रास ओवर। क्या डालते हैं? ग्रास ओवर। क्या डालते हैं? ग्रास ओवर। तो ग्रास ओवर किसको खाएगा? ये। और ये हमारे पास क्या है? फ्रॉग है। क्या है? फ्रॉग है। फ्रॉग किसको खाएगा? ग्रास ओवर को खाएगा। मतलब एक ही फूड पे कई ऑर्गेनिज्म डिपेंड जो रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, यानी भोजन का जाल कहते हैं। भोजन का जाल कहते हैं। आइए, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ऑफ द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। देखिए, मैं अभी बताया, पूरा डिटेल्स बता दे जो क्वेश्चन में आने वाला था हर एक चीज। यानी सनलाइट का जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है और कन्वर्ट कर ओनली 1%। कितना? 1%। और जब ये आया था क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा था, तो बहुत जो आंसर दिए थे यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि और क्वेश्चन का तो डिस्कस किए ही नहीं, लेकिन इसके 1-2%, 1 से लेकर 5% तक ऑर्डर मारा था। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर, क्लास 10 के अंदर साफ लिखा हुआ 1%। और आपको बता दूं, आप कोई भी बुक का रेफरेंस लेकर के जाइएगा, अगर एनसीईआरटी ने 1% लिखा है तो मान किसका होगा? एनसीईआरटी का मान होगा। मैंने एक एक लाइन का चप्पा चप्पा खंगाल करके आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी किताब का निचोड़ अगर कंप्लीटली आप ईमानदारी से देखिएगा तो अच्छा लेवल आएगा, और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो कंप्लीट आप कहेंगे कि हाँ, डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं किसको? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं हम लोग किसको? बोलिए। जो कंज्यूम करता है। क्या करता है? जो कंज्यूम करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहां गया? देखिए, ऑर्डर बना देते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास ग्रास। ग्रास को कौन खाया? गोट, GOAT। बकरी, बकरी को कौन खाया? बकरी को खा ली मान लीजिए टाइगर। कौन खाया? टाइगर खाया। तो ये जो हमारे पास, यानी ये फर्स्ट टाइम ये जो हमारे पास हुआ, इसको कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है हमारे पास? प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। इसको कौन खाया? गॉड। ये फर्स्ट टाइम लिया, तो इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। इसी को कहा जाता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आए बात समझ में? ये टाइगर खाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। क्या कहेंगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। लेकिन अब यहां पे देखिए, मैं यहां पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर जाते हैं। क्यों करते हैं? ग्रास जो है, तो ग्रास भी तो भोजन बनाया है कि नहीं बनाया? तो ग्रास जब भोजन बनाया है तो एनर्जी लिया है कि नहीं लिया है? किसका लिया है? सन से लिया है। यानी इसको भी एनर्जी देने वाला कोई है, यानी ये भी डिपेंड किसी पे रहा है? किसी पे रहा है। तो हमारा प्राइमरी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, कौन होगा? वो ग्रास होगा। यानी इस ऑर्डर के तहत जो है आंसर मारिएगा तो गलत हो जाइए, क्योंकि प्रोड्यूसर ठीक है, आपका ग्रास प्रोड्यूसर में गया, लेकिन ये एनर्जी कंज्यूम किया है कि नहीं किया? किसका किया है? सनलाइट से किया है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा हमारा? ग्रास हो जाएगा, प्लांट्स होगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? प्लांट्स होगा। यानी क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप। अगर ऑप्शन में होगा तो ऑटोट्रॉप्स होगा या प्लांट्स। समझ में बात आई या नहीं आई? यानी इस ऑर्डर पे जो है आप यहां से अगर डिसाइड करिएगा तो मिस्टेक कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो रोटेट करता है, यानी फिक्स हाइट पे। यानी हाइट क्या रहता है इसका? फिक्स रहता है, फिक्स पे करता है। यानी 38,500 कुछ किलोमीटर रहता है, ये फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रिज्म से गुजरने वाली सफेद रोशनी के फैलाव में किस रंग का विचलन विजुअल होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो हम एक कोड बताते, ट्रिक बताते, नहीं याद है तो आज भी याद कर लीजिए, बहुत है।
क्या है, विप गौर। हम भी से शुरू करेंगे, आई नहीं लेंगे। आई क्यों नहीं लेंगे, देखिए हम आपको बताते एक प्राइमरी कलर है, एक सेकेंडरी कलर है, एक टर्शियरी कलर है। इंडिगो जो है टर्शियरी कलर है, बी बी जी विप ग्योर, बी बी जी वाई ओ आर, ठीक है। रेड, ब्लू और येलो को कहा जाता है प्राइमरी, वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज को कहा जाता है सेकेंडरी, इंडिगो को कहा जाता है टर्सरी। मतलब इससे आपका 3-4 क्वेश्चन डील हो गया। प्राइमरी पूछ दे बता दीजिएगा फट सिगर, एक एक अल्टरनेट कर करके, यानी आर है, आर के बाद एक अल्टरनेट कर दीजिए, बी, बी के बाद एक और गैप कर दीजिए। भाई आई बात समझ में। सेकेंडरी कह दे तो आपने जिसको छोड़ा है, किसको किसको छोड़ा, बी छोड़ा है तो इसको फिर गैप कर दीजिए, ये ले लीजिए, इसको एक गैप कर दीजिए, ये ले लीजिए। पकड़ने का तरीका आई बात समझ। ये जो है इस वेवलेंथ इसका ज्यादा है, रेड का ज्यादा होता है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका विचलन, उसका डिस्पर्सन, उसका जो होगा हमारा एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायलेट का पूछ रहा है क्या, वाइट मैक्सिमम ना, हाँ मैक्सिमम, तो वेवलेंथ कम तो डिस्पर्सन क्या होगा, ज्यादा। यानी वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्पर्सन, यानी जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू, ये टेक शेल्टर इन, जो देखिए शॉर्ट ट्री की इसलिए कहा गया है, जो लाइट होती है ना, जो लॉन्ग ट्री होती है उस लाइट का ड्रग उसकी तरफ ज्यादा होता है, इसलिए शॉर्ट ट्री के पास आप जाएंगे तो उसका अट्रैक्ट क्या होगा, कम होगा, जिसे आप यानी हो सकता है मतलब देखने लायक बचेगा तभी ना कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवार्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, देखिए जब ये टुवार्ड फ्रीली घूम रहा आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है घटता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तब बताइए एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो इसको तो मेंटेन नहीं कर देगा, इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो एक एग्जाम उलझाने के लिए डाल देता है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो बता देगी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी घटा लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और टोटल एनर्जी ही होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिल करके क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन आई डोनेशन विच पार्ट्स ऑफ द डोनर आई इज ट्रांसप्लांटेड, देखिए कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन आप बताइए मुझे कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते समय यानी डोनेट करते समय क्या ब्लड ग्रुप का मैच कराना जरूरी है, आंसर आना चाहिए नहीं, आंसर आना चाहिए नहीं। अगर किडनी डोनेट करिएगा तो ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, लीवर डोनेट करिएगा तो ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, बट कॉर्निया डोनेट करिएगा तो इसके लिए ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी नहीं है। इसके लिए ब्लड ग्रुप इंसान के डेथ होने के कितना देर तक हम लोग यानी 2 से लेकर के 4 घंटा के बीच में हम डोनेट कर सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति अपना आंख डोनेट करना चाहता है, इच्छा जाहिर करता है कि हमारे मरने के बाद हमारी आंख दे दिया जाए किसी को, तो ये इसका डेट के बाद 2 से 4 घंटे के अंदर इसका यानी जो है आंख जो है निकाल करके यानी आई बैंक वाले को फोन कर देना होगा, वहां से ले जाना होगा। ठीक है चलिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B12, कोबालामिन नाम है। विटामिन B12 का जो है केमिकल नाम क्या है, कोबालामिन है। क्या नाम है, कोबालामिन है। विटामिन B12 का केमिकल नाम कोबालामिन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, टर्मेरिक को बोला जाता है, क्योंकि एसिड में होता है येलो ही रह जाता है, बेस इसमें डालिएगा तो रेड हो जाता है, बेस डालिएगा तो विनेगर, तो ये एक एसिड ही है, बेकिंग सोडा ये बेस है। ठीक है, ये हमारा एसिड दोनों के लिए नेचुरल हमारा इंडिकेटर है टर्मेरिक। एसिड में नो कलर चेंज, बेस में रेड हो जाएगा। नहीं है तो आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, आपके पास सरफ तो होगा ही, हल्दी में डाल के देखिए क्या लाल होता है या नहीं होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the soil is too basic, plant do not grow in it to improve the quality. What must be added to be the, देखिए सोयल हमारे पास बेसिक हो गया तो उसमें हम क्या डालेंगे, एसिडिक कैरेक्टर ही डालेंगे। चलिए क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम का फॉर्मूला था CaO, ये बेसिक है। क्या है, बेसिक है। कलामाइन सोल्यूशन इसको कहा जाता है, कलामाइन सोल्यूशन जो है जिंक कार्बोनेट को कलामाइन सोल्यूशन कहा जाता है, तो जिंक कार्बोनेट ये भी बेसिक है। तो बेस तो ऑलरेडी भरा हुआ है ये है, तो क्या बेस में बेसे डालेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैट्योर को बोला जाता है मैन्योर, खाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खाद। ये एसिडिक थोड़ा कैरेक्टर का होता है, इसलिए बेसिक को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। चलिए, द मेजर सोर्स ऑफ मेथेन इन इंडिया, इंडिया जो मेजर सोर्स यानी मेथेन का मेजर सोर्स जो होता है, जो मुख्यतः मिला जाता है इंडिया में, कौन सा, ये राइस फील्ड में, चावल की खेती जहां होती है वहां पे मिलेगा मेथेन। चलिए, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग लोएस्ट टेम्परेचर इज, ये जो हाँ यहाँ जो टेम्परेचर होता है यहाँ लोएस्ट होता है, कितना होता है, मीजोस्फीयर -173 डिग्री सेल्सियस शायद होता है। सबसे कूलेस्ट एरिया होता है मीजोस्फीयर। क्या होता है, हमने तरीका बताया था याद रखने का, ईमोस्ट। क्या बताया था, ईमोस्ट। अर्थ के सतह से लेयर, ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है
चलिए ये याद रखिएगा ताकि एग्जाम में पूछ देता है कि मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच में कौन आएगा, आयनोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इन रेफरेंस टू, देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन में जाएगा। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजनस चीज आ गया है तो उसको कहाँ लेके भेजिएगा, प्रोसेस में ही ना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बाइनरी स्पीशीज इन जियार्क सक्सेशन, ये है हमारे पास लाइकेन से है, किससे, जियार्क सक्सेशन, ये लाइकेन से है, जो कि आप क्या इसको बोलते थे, यानी अलगी और फंगी के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, बोलिए, इसको अरेंज करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कन्वर्सन ऑफ, देखिए ये वेटलैंड एरिया के लिए, किसके लिए, वेटलैंड एरिया के नमीदार वाला क्या हुआ। और दूसरी बात, ये पहली बार जब हुआ था ये 1971 में हुआ था, कहाँ हुआ था, ईरान में। कहाँ हुआ, अभी भारत के अंदर कितने रामसर स्थल है, शायद 42 है। अगर कुछ आगे पीछे हुआ होगा तो कमेंट करके बताइए। अभी अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कुल अभी रामसर स्थल कितने हैं, 42 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इटाई इटाई डिजीज कॉज्ड बाय, ये जो इटाई इटाई डिजीज अभी हमने डिस्कशन में बताया, बताइए क्या आंसर होगा। इटाई इटाई डिजीज होता है वो कैडमियम की कमी से होता है, किससे होता है, कैडमियम की कमी से, CD। चलिए मरकरी की कमी से होता है मिनीमाटा बीमारी होता है, एक मिनीमाटा बीमारी होता है, मिनीमाटा में आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर C2 कंजर्वेशन, इसमें जो होता है ये कंजर्व नहीं किया जाता, किसको, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन को नहीं किया जाता। अगर मान ले ऑप्शन में बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन भी रहता तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। बोटेनिकल गार्डन और यानी बोटेनिकल प्लांट से रिलेटेड है, जूलॉजिकल एनिमल से रिलेटेड है, इसको नहीं किया जाता है। बाकी सब नेशनल पार्क को किया जाता है, विल्ड लाइफ को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल एप्लीकेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल क्या है, ये फोटोवोल्टिक, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे आपके पास है मोबाइल, मोबाइल जो है किसका एग्जांपल है, फोटोवोल्टिक सेल का एग्जांपल है। ठीक इसी का एग्जैक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इसमें लाइट पड़ता है तो ये करंट देता था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट अपोजिट है किसके, फोटोवोल्टिक से। जब फोटोवोल्टिक सेल में जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो लाइट देता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट पड़ता था तो इलेक्ट्रिसिटी देता था, ठीक है। चलिए याद रहेगा फोटोवोल्टिक सेल, यानी हमारे पास यानी मोस्ट से पहले एग्जाम्पल क्या है, स्मार्टफोन, मोबाइल देखते हैं जिसमें चार्ज करते हैं, उसमें क्या आता है, लाइट आता है, ये फोटोवोल्टिक सेल का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज, देखिए फिजनेबल मटेरियल इसको कहा जाता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन होता है, यूरेनियम हो गया, जो भी चीज़ है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में आता है, यानी वह एनर्जी उतना मास हमारा रिक्वायर्ड हो जाए, क्या हो जाए, वो चैन में आ जाए, रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो इसी को मिनिमम मास नीडेड फॉर द चैन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज फॉर द रैपनिंग फ्रूट्स, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ये तो कम से कम आप आंसर करिए इसका, यानी जबरदस्ती पकाने, फल पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, ये आंसर करिएगा। इसका हम आंसर नहीं करेंगे, छोड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 ऑक्टेन नंबर, इसका भी आंसर आप करिएगा, ये हम डिस्कशन में करा करके ऑलरेडी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का कमेंट हमारे आपके तरफ से आना चाहिए ताकि मुझे लगे कि मेरा वीडियो को कंप्लीट रूप से देखा जा रहा, ठीक है। और आप आंसर करेंगे तो आई होप कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि और अंदर से खुशी भी मिलेगा कि मेरा जो है वीडियो कंप्लीट देखा गया है। और देखिए इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच।